डियर स्टूडेंट, आज हम जो है जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होते हैं कंडक्टर की, उसका क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पर, ये हम पढ़ेंगे। इसके साथ में स्ट्रेचिंग और कंप्रेस करने के बाद किसी कंडक्टर को उसकी रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है, ये भी जो है इसी क्लास में हम जो है कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो। सो इफेक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ कंडक्टर ऑन इट्स रेजिस्टेंस। देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, दिस R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे ये जो एक कंडक्टर है, लेट दिस वन इज द कंडक्टर, इसकी लेंथ ये L है और ये जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये लेंथ है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, इनकी क्या, ये किस तरह से जो इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखें, ये जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और ये एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ पे एरिया के लिए जो है, यहाँ अगर इंफॉर्मेशन रेडियस दिया होता, जनरली जो वायर होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है, तो अगर एरिया के बजाय हम रेडियस या डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है कि सिंस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, ओके, यहाँ पे जैसे हम लिखे कि भाई एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो या तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि भी A is directly proportional to d square. So where R is radius and d is diameter of the wire या of the conductor. So radius या diameter, इसके फॉर्म में क्या होगा, तो देखो ये एरिया स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, चाहे रेडियस ले या डायमीटर ले। सो आई कैन राइट दिस R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्मॉल r स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है ये जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है उनकी डिपेंडेंसी बता रहे हैं। तो अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो रेडियस भी डबल होगा, अगर एरिया हाफ होगा तो रेडियस जो है डबल, सॉरी रेजिस्टेंस जो है डबल होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये एरिया को हमने थोड़ा और जो है डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डायमीटर। सो ये रेजिस्टेंस is inversely proportional to square of the radius or resistance is inversely proportional to square of the diameter। ठीक है, तो ये जो है हमने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की वजह से, उनके चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है वो हमने देखा। फॉर एग्जांपल कि अगर ये दिया जाए, इफ लेंथ एंड एरिया of a conductor is doubled, then resistance of the conductor will be, okay, will be। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को चेंज कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि R is proportional to L by A। मटेरियल सेम है, मतलब ये रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R is proportional to L by A, दोनों को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस R2 by R1 is equal to, यहाँ लिख सकते हैं L2 by A2 डिवाइड by L1 by A1, या इसी को हम लिख सकते हैं कि भी L2 by L1 into A1 by A2। अब देखिए लेंथ को भी डबल कर दिया और एरिया को भी डबल कर दिया, तो
तो यहाँ पे ये जो लेंथ L2 है इट इज इक्वल टू 2L1 और ये जो एरिया L2 है वो भी इसका डबल है, ये हो गया 2A2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ओके, ये L1 और L1 कैंसिल हो गया, ओके, यहाँ पे ये A1 और ये A1 कैंसिल हो गए तो सिंपली 1 आ गया, मतलब R2 डिवाइड बाय R1, सो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू R। अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ और एरिया दोनों को डबल करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, आप अलग अलग चेक करके देख सकते हैं कि अगर लेंथ को हम जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतने टाइम बढ़ेगी। लेंथ को अगर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, लेंथ को अगर 4 टाइम्स करते हैं तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम होगी। इसी तरह से अगर हम एरिया को हाफ कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने एरिया को हाफ कर दिया, ओके, अगर हमने एरिया को हाफ कर दिया, एग्जांपल, इफ एरिया ऑफ कंडक्टर बिकम, ओके, एरिया ऑफ कंडक्टर इज half, okay, is half of previous one। तो इस केस में अब देखिए जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम क्या करेंगे, ये R2 बाय R1 इज इक्वल टू A1 बाय A2। तो हमने क्या किया, आधा कर दिया, A2 को आधा कर दिया, मतलब 1/2 A1। तो ये A1 कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, सो R2 इज इक्वल टू 2R। तो इसका मतलब अगर हम जो एरिया है उसको हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाती है, ओके, रेजिस्टेंस डबल हो जाती है, ठीक है। चलिए आप कॉपी कर लें। चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर, तो इसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या होता है वो हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग। तो हेडिंग लगा दें आप, स्ट्रेचिंग, चलिए ये भी रख कर देता हूं, ओके। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर, तो यहां पे हम ये स्ट्रेच करने का और या फिर हम कंप्रेस कर रहे हैं कंडक्टर को, तो इसका इफेक्ट जो है रेजिस्टेंस पे क्या होगा ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हमने ये A1 ले लिया और लेंथ को सपोज हमने L1 ले लिया। अब आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने पर, ओके, स्ट्रेच करने पर पहले यहाँ पे हम ये स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेच करने पर ये थोड़ा लंबा हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई। तो अब जो लेंथ आ रही है उसको हमने L2 मान लिया और ये जो एरिया है वो कम होकर A2 हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम जो है ये स्ट्रेचिंग को लिख लें आप यहाँ पे कि हम स्ट्रेचिंग मेंशन कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग, और यहां पे आप कंप्रेसिंग बता दें। अगर हम इस कंडक्टर को हमने ऐसे कंप्रेस किया, ओके, कंप्रेस करने के बाद सपोज हमने ये बिफोर कंप्रेसिंग ले लिया, तो हमने इसको माना कि भी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो A1 है और इसकी लेंथ L1 है। कंप्रेस करने के बाद
ये जो है इस तरह से इसकी लेंथ थोड़ा कम हो गई है और एरिया इसका बढ़ गया है। सो दिस इज A2 एंड दिस इज A2। तो ये आफ्टर कंप्रेसिंग है, ये आफ्टर स्ट्रेचिंग है। अब देखिए इनमें जो कॉमन क्वांटिटी रहेगी, ओके, कि भाई इसको स्ट्रेच करने के बाद ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो नहीं बदली, ओके, इसकी लेंथ एरिया बदल गया। यहां पर हमने इसको कंप्रेस किया तो भी इसके लेंथ और इसका एरिया बदला है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है? तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम रहेगा इस कंडक्टर का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ओके, आप चाहे उसको स्ट्रेच कर ले या कंप्रेस कर ले। सो इन बोथ द केसेस, ओके, इन स्ट्रेचिंग और compressing volume of the conductor okay will remain same। अब देखिए यहां पे हम इसको वर्कआउट करेंगे कि यहां पे इस कंसेप्ट को यूज करते हुए ये चेक करेंगे कि ये कंप्रेस करने पर या स्ट्रेच करने पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, चलो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो आप इसको पहले केस में कि भैया वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहे न्यूमरेटर में करें या डिनोमिनेटर में। तो अगर हम यहाँ पर इसको ओके A से मल्टीप्लाई या A से डिवाइड कर लें या फिर हम लेंथ से मल्टीप्लाई या लेंथ से डिवाइड कर लें तो यहाँ R इज इक्वल टू रो L अपॉन B। तो अगर मैं इसको L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड करता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन ये A इंटू L हमको वॉल्यूम दे देगा, ओके, ये एरिया और ये लेंथ दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए ये रो रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है सो इट्स अ कांस्टेंट और इसका जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट। हमने लिखा कि भी वॉल्यूम रिमेन सेम होता है। सो वी कैन राइट दिस R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि भाई ये आपने बता दिया, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है। अब आप चाहे तो ये जो हमने लेंथ से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया इसको आप एरिया से भी कर सकते थे, ओके, इसको आप एरिया से भी कर सकते थे। चलिए यहाँ पे हम जो है वो भी कर लेंगे। सो ये एक पार्ट देख लिया हमने, दूसरा पार्ट तो हमने R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो इसको A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड कर लिया। तो देखिए R इज इक्वल टू रो ये वॉल्यूम डिवाइड बाई A स्क्वायर। अब यहाँ पे रो और वॉल्यूम ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ ये बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये हमने लेंथ के हिसाब से देख लिया, ये हमने एरिया के हिसाब से देख लिया। तो अगर हम किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो इसका लेंथ और एरिया के साथ रिलेशन बदल जाता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन वो हम कंडक्टर को जो है वो दूसरा जो है हम कंडक्टर का पीस ले रहे हैं। सपोज 1 मीटर का वायर लिया हमने, फिर 2 मीटर का वायर लिया, तो वो केस में रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। यहाँ पे हम सेम कंडक्टर को स्ट्रेच करके बड़ा कर रहे हैं या सेम कंडक्टर को कंप्रेस करके उसकी लेंथ को घटा रहे हैं। तो जब सेम कंडक्टर को आप ये जो है स्ट्रेच या कंप्रेशन की बात आ रही है तो यहाँ पे रिलेशन ओके इस तरह का हो जा रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया। इस तरह से जो है हमको ये जो रिलेशनशिप आ रही है। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सटेंशन कर सकते हैं कि भाई ये एरिया जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस और स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो अगर हम इसको यूज करते हैं, चलिए आप पॉज करके कॉपी कर ले, हम यहाँ पे जो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको रब करते हैं, ये वाले को हम रब कर देते हैं, ओके, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो
यहां पे ये जो एरिया है, ओके, ये जो एरिया है, ओके, सिंस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये क्या है? सो इट इज द रेडियस। अभी हमने पढ़ा ये वाला डायमीटर, ओके, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ये जो रेजिस्टेंस होगी आफ्टर स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेसिंग, ओके, इट विल बिकम 1, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, r raised to 4 और r is inversely proportional to d raised to 4। तो आपके पास ये दो रिलेशन आए। तो आपको क्वेश्चन एरिया के हिसाब से भी पूछ सकता है या फिर रेडियस या डायमीटर से भी पूछ सकता है। तो आपके पास यहाँ पे लेंथ के हिसाब से रिलेशन आया, ये एरिया के हिसाब से आया है, और ये जो है रेडियस और डायमीटर के हिसाब से आता है, ओके, रेडियस या डायमीटर के हिसाब से आया है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने जो स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन का जो इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पर किसी कंडक्टर की, वो हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन देखेंगे कि रेजिस्टेंस का, ओके, मास के साथ किस तरह का रिलेशन बनेगा, रेजिस्टेंस का मास के साथ किस तरह रिलेशन बनेगा। देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये जो हमने पढ़ा है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम यहाँ पे हमने पढ़ा। तो यहाँ हेडिंग लगाया रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड मास of the conductor, mass of the conductor। तो आपको मास के फॉर्म में यहाँ पे आपको बताना है, ओके। सो यहाँ देखिए ये हमने अभी जो पढ़ा, ये वाली इक्वेशन, आप चाहे तो इसको जो भी नंबर देना है तो दे दीजिए, ओके, ये जो इक्वेशन रहेगी। तो यहाँ पे, ओके, दिस r इज इक्वल टू, चलो फिर से थोड़ा वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर दे रहे हैं आप तो नंबर दे दें, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, इसको 4 बोल दें। सो यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, तो क्या इक्वेशन 2, r इज इक्वल टू रो l स्क्वायर अपॉन v। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, ओके। अब यहाँ पे ये जो है रो l स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मास m अपॉन ये d डेंसिटी। देखिए यहाँ पे हमने ये डायमीटर के लिए यूज किया है, ओके, डायमीटर के लिए यूज किया है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे हम d किसके लिए यूज कर रहे हैं, इट इज फॉर डेंसिटी, ओके, डेंसिटी। सो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा रो d l स्क्वायर अपॉन m। तो अब मटेरियल सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम, उसकी डेंसिटी सेम, ओके, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं दिस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर अपॉन m। तो इस रिलेशन पर भी आपको न्यूमेरिकल या एमसीक्यू मिलेगा, ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये जो है मास के साथ, इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अब ये जैसे हमने लेंथ के साथ लिखा, तो सिमिलरली आप अगर वर्कआउट करें, मैं यहाँ से इक्वेशन 3 लेते हुए बताता हूँ, ओके, ये रख करते हैं और इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन 3, ओके, यूजिंग इक्वेशन 3 तो क्या लिखा हमने, ओके, इक्वेशन 3 इज रो v अपॉन a स्क्वायर लिखा था हमने, ओके, रो v अपॉन a स्क्वायर लिखा था। अब फिर से ये वॉल्यूम है, आप इसको लिखो रो इनटू मास अपॉन डेंसिटी डिवाइड बाय ये एरिया। तो ये
रो m अपॉन ये t, ये a स्क्वायर। अब फिर से वही बात है कि भाई रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल इज सेम, तो यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हो गए। जैसे यहाँ पे हमने जो है इसको कांस्टेंट माना, सेम मटेरियल ये कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पर भी ये जो है ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओके, R इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन a स्क्वायर। सो देखिए इस रिलेशन पर तो क्वेश्चन पूछा है, तो जब इस पे पूछा है तो इस पे एक्सपेक्टेड हो सकता है कि भाई एमसीक्यू इस पर भी पूछा जाए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, ओके। तो सेम इसी तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो r इज प्रोपोर्शनल टू m बाय a स्क्वायर और ये बन रहा है r इज प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर बाय m। तो यहाँ पे हमने जो रिलेशन बनता है या किस तरह की डिपेंडेंसी है, ओके, मास के साथ हमने रेजिस्टेंस की देखी, ठीक है। सो चलिए आप इसको कॉपी कर ले, हम जो है कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेंगे हम। सो स्ट्रेचिंग के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल और एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। सपोज a conductor is having resistance R ohm, okay, R ohm. If it is melted and stretched to twice of its original length, then what will be its resistance? तो यहाँ बहुत आसान सा केस देखो, ये P बाई क्यू है, ओके, ये P बाई क्यू है कि एक रेजिस्टेंस कंडक्टर की आपको बता दिया है कि R ओम है, उसको मेल्ट करके स्ट्रेच करें इतना कि उसकी लेंथ डबल हो जाए। अब उसकी जो है रेजिस्टेंस क्या होगी, देखिए हमने पढ़ा है, ओके, हमने यहां पढ़ा है ओके, थोड़ा सा हम यहां चेंज करेंगे, स्ट्रेच टू n टाइम्स, ठीक है, स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। कंक्लूजन हम लेना चाहें तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बजाय एक जनरलाइज्ड वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, n टाइम्स करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा क्योंकि ये जो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, स्ट्रेचिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी R न्यू डिवाइड बाय R ओल्ड, ठीक है, R सिंपली R, ओके, पहले वाली कितनी है R दे रखा है। अब स्ट्रेच होने के बाद सपोज वो R न्यू हो गई, सो हम लिखेंगे ये L न्यू, ओके, L न्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर, नई लेंथ जो उसको हमने L का नाम दे दिया। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये L न्यू डिवाइड बाय L होल स्क्वायर, तो L न्यू कितना है, इट इज n टाइम्स, ओके। तो L न्यू जो है n टाइम्स ऑफ L है, ये डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ L, इसको हमने जो है ये स्क्वायर कर लिया कॉमनली, और यहाँ पे ये R न्यू डिवाइड बाय R, तो देखो ये L और L कैंसिल हो गया, देयरफॉर R न्यू इज इक्वल टू, ओके, n स्क्वायर R, ये हमारे पास रिलेशन आ, आंसर तो यही रहेगा
लेकिन अगर आप ये रिलेशन को याद रखोगे तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल टाइप के वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ कि अगर आपको ये दिया जाए कि भाई लेंथ को डबल कर दिए, ओके, लेंथ को डबल कर दिए, तो यहाँ पे ये जो n है, ओके, ये जो n है ये हमको बताता कि कितने टाइम्स लेंथ हो गई, ओके, स्ट्रेचिंग कितने टाइम्स हो गई, उसकी लेंथ कितने टाइम्स है, ओके। सो ये जो है अगर ऐसा बोला जाए कि लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को डबल कर दिया गया, स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो r न्यू हो जाएगी, ओके, r न्यू इज इक्वल टू यू विल गेट 2 स्क्वायर इनटू r, मतलब सिंपली आंसर होगा आपके पास 4r। अब यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी दे सकता है कि इस r की वैल्यू भी दे दे, इस r की वैल्यू भी दे दे, तो ये सिंपली जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से हम जो है ये वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ओके। ये जो स्ट्रेचिंग है, ओके, ये सिंपली एक इंटीजर नंबर के जैसे 1 2 5 ऐसे देने के बजाय अगर फ्रैक्शन टाइप कर दे, ओके, फ्रैक्शन टाइप कर दे, फॉर एग्जांपल, ओके, इसको मैं रख करता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं। अगर इस तरह से दिया जाए, ओके, इस तरह से दिया जाए कि एक कंडक्टर, ओके, एग्जांपल, ए कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू stretch 10%, okay, 10%, then resistance of the conductor will become, okay, will become, ओके, अभी आपको एग्जीक्यूट दे दिया, ओके, या विल बी, यहाँ सिंपली आप लिखे 10% उसकी लेंथ बढ़ गई, स्ट्रेच्ड टू 10% ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने ये जो एल न्यू दे दिया, सो एल न्यू इज इक्वल टू, ओके, एल न्यू, ओके, या हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करें कि भाई ये जो है आर न्यू का फॉर्मूला अगर यूज कर ले, सो आर न्यू इज इक्वल टू, आर न्यू इज इक्वल टू हमने लिखा एन स्क्वायर आर। तो कंसीडर कर लें कि भाई जो कंडक्टर है वो स्ट्रेच करने से पहले उसकी रेजिस्टेंस आर थी, ओके, अब जो है स्ट्रेच करने के बाद वो रेजिस्टेंस आर न्यू हो गई, उसमें ये एन इंडिकेट करता है कि कितना स्ट्रेच किया गया, ओके, स्ट्रेच होने पर उसकी लेंथ कितनी होगी ये है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी, ओके, 1.1, ओके, 10% बढ़ गई, ओके, 1 प्लस, ओके, यहाँ पे ये हो जाएगी 10%, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1.1। तो फ्रैक्शनली भी आपको ये क्लियर होना चाहिए, फ्रैक्शनली भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भी पहले एल थी, सपोज 100 सेंटीमीटर थी, 10% और बढ़ा दिए तो वो जो है 110 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में लिखेंगे 1.1। तो यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए कि 1.1 कैसे आई, 10% इंक्रीज किया, ऑलरेडी 1 थी, अब सपोज 10% बढ़ गई तो हम उसको क्या मेंशन करेंगे कि 1.1। अगर 50% बढ़ गई तो वैल्यू हो जाएगी 1.5, 100% वैल्यू होगी 1 और उसमें 100% 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था डबल होगी, डबल होगी तो हम इनकी वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे। तो सिंपली ये जो 1.1 है यहाँ रख दो, आपको आंसर आ जाएगा, आर न्यू इज इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर इंटू आर, तो आपको आ जाएगा 1.21 टाइम्स आर। तो ये नई रेजिस्टेंस आ गई आफ्टर स्ट्रेचिंग 10%, ओके, ये जो रेजिस्टेंस आएगी आफ्टर स्ट्रेचिंग दैट विल बी 1.21 टाइम्स आर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमने जो है स्ट्रेचिंग के ऊपर एक दो एग्जांपल देखे हैं, एक एग्जांपल जो आखिरी रिलेशन निकाला था हमने मास के ऊपर से, ओके, वो एक एग्जांपल हम देख लेंगे। चलिए आप कॉपी कर लें, चलिए मैं इसको रब करता हूं इधर वाले को,
वायर्स है, ठीक है, 3 वायर्स है, उनका रिलेशन दे रखा है, ओके, रेशियो ऑफ लेंथ एंड रेशियो ऑफ मास। तो 3 वायर्स का यहाँ एग्जाम्पल में, ओके, 3 वायर्स है, ओके, उनके मास का रेशियो दे रखा है, m1 is to m2 is to m3, और इसी तरह से लेंथ का रेशियो भी दे रखा है, ओके। तो मास का रेशियो आप कंसीडर कर लें, ओके, दिस 1 is to 3 is to 5, ओके, इट इज 1 is to 3 is to 5, और लेंथ का रेशियो 5 is to 3 is to 1, इस तरह से दे रखा है। और आपसे पूछा है कि भाई ये जो है रेजिस्टेंस का रेशियो बताएं, आप जो है ये रेजिस्टेंस का रेशियो बताएं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉर 3 वायर्स। तो हमने अभी पढ़ा R1 is to R2 is to R3, हमने क्या पढ़ा, R is directly proportional to L square by M, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम R1 is to R2 is to R3 इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 square by M1, L2 square by M2 और L3 square by M3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये जो L1, L2, L3 है, देखो यहाँ से देखते चले, L1 की वैल्यू 5 आई, L2 की 3 लेंगे, L3 की 1 लेंगे, मास M1 की 1 लेंगे, मास M2 की 3 लेंगे, मास M3 की हम 5 ले लेंगे। बस यहाँ पे ये वैल्यूज को पुट कर दें आप, ओके। तो यहाँ ये ले लें L1 कितना है 5, तो लिख दिया हमने 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 कितना है 1, ये 1 लिख दिया। इसके बाद L2 कितना है 3, तो हमने लिख दिया ये 3 स्क्वायर डिवाइड बाय M2 कितना है, M2 है 3, L3 जगह L3 का स्क्वायर, L3 कितना है यहाँ पे, ये 1 है, तो ये हमने 1 का स्क्वायर ले लिया। M3 कितना है, तो ये लास्ट वाला है ये 5, आप इसको वर्कआउट कर ले, 25 is to ये 9/3, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1/5 आ जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग R1 is to R2 is to ये R3, लेकिन ये जो है नीचे 5 है, तो इस 5 को हटाने के लिए आप क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके ये 125 हो जाएगा, ओके। ये जो है 5 into 3 15 हो जाएगा, 5 into 5 ये 1 हो जाएगा, तो ये जो है रेशियो आ जाएगी, ओके, R1 is to R2 is to R3, so this will be the correct answer। तो इस तरह से ये जो है हमने मास और लेंथ के रेशियो देने पर हम रेजिस्टेंस की क्या रेशियो होती है वो हमने बता दिया, ठीक है। तो देखो ये आज की जो क्लास है इसमें हमने जो रेजिस्टेंस का रिलेशन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर में होता है, फॉर्मूला बेसिक पढ़ा हमने, R is equal to rho L by A, resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area, ये पढ़ा। इसके बाद हमने स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग का क्या इफेक्ट होता है, तो हमने देखा R is directly proportional to L square and R is inversely proportional to A square। इसी तरह से रेजिस्टेंस का, ओके, मास ऑफ कंडक्टर पे जो है किस तरह से डिपेंडेंसी होती है, या रेजिस्टेंस मास पे किस तरह डिपेंड करती है, वो हमने देखा कि दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M, या एरिया के फॉर्म में अगर देखेंगे तो हमने पढ़ा था M by A स्क्वायर। तो इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने आज किए हैं, ओके। सो होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, ओके, थैंक यू।